शेयर नहीं हो रहा यार, एक मिनट, हाँ जस्ट एक मिनट। हाँ, तो मेरा नाम थॉमस है। ओके, तो मैं अपने बारे में बस 2 मिनट लूंगा बोलने के लिए। मेरी पैदाइश मैं केरला से हूँ, मलयाली हूँ, बट मेरी पैदाइश हरियाणा में है। मेरे माँ बाप 1970 में हरियाणा के फरीदाबाद नगर में बसे थे, और वहाँ पे 1983 में मेरी पैदाइश हुई। मेरा पालन पोषण सब कुछ वहीं पे हुआ है, जब तक मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी। और उसके बाद नौकरी लगने के टाइम मैं साउथ इंडिया आया वापस। तो पहले चेन्नई में था मैं, उसके बाद अब मैं पिछले 10-11 साल से बैंगलोर में हूँ। ये मेरे बारे में। नेहा। मैं भी मलयाली हूँ, लेकिन मेरा पालन पोषण बैंगलोर में हुआ था। मैं 1 साल की उम्र में बैंगलोर शिफ्ट हुई थी मम्मी के जॉब की वजह से, और तब से बैंगलोर में ही हूँ, शादी के बाद यहीं पे। तो वही है। चलो, तो मैं जैसे एक मिनट ये शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, मुझे पूरा स्क्रीन शेयर करना है, एंटायर स्क्रीन। ओके, तो आप लोगों को हाँ ठीक है, बढ़िया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पालन पोषण। तो जैसे आपको पता है, हमारे दो बच्चे हैं, जोशुआ एस्तर, और एक की उम्र 9 है और एक दूसरे की उम्र 11 साल है। तो बेसिकली जो बोलना चाहते हैं वो है कि हमारे इंग्लिश में कहावत है, बोलते हैं कि जब बच्चे 2 साल के होते हैं तो बड़े नकचड़े होते हैं, तो उन्हें टेरेबल टूस बोला जाता है। ओके, वो तो निकल गए। अब आ रही है टीनेज की बारी, मतलब जब लोग 13 से 19 साल के बीच में आते हैं, जब उनका एक्चुअली में वो थोड़े मतलब उल्टा बोलना सीखते हैं माँ बाप से। ओके, तो अब टीनेज का तूफान आने वाला है, और ये आएगा या शायद नहीं। तो इसके बारे में हमारी जो विचारधारा है, और जितना जैसे हम अपने बच्चों को किस तरह इसके लिए तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में हम आज शेयर करना चाहते थे। तो ये एक सेशन जैसा नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें हिस्सा लें, आप लोग भी अपनी बातें आगे रखें। तो इट शुड ऐसा होना चाहिए सत्र, ये ऐसा सत्र होना चाहिए जहाँ पे हमको एक दूसरे के साथ थोड़ा शेयर कर सके। तो हमारा मतलब थोड़ी थोड़ी हमारी जो समझ है, हम जो आपको बताएंगे, आपकी जो समझ है आप हमें भी बता सकते हो। तो बेसिकली इस पे जाने से पहले हमें लगा सबसे पहले हम किस लिए करते हैं, हमें हमारे विश्वास के बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्या है हमारा विश्वास और हमारी विरासत क्या है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो कोई भी इसमें आप इस सत्र में जो भी हम भागीदार हैं बता सकते हैं, ईसा मसीह के कौन कौन से शिष्य भारत आए थे? क्या आपको पता है? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। संत थॉमस। सेंट थॉमस, वेरी गुड थॉमसन। और कोई? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, सेंट थॉमस आए थे। चलो एक फ्रांसिस जेवियर। है? मैंने सुना नहीं, कौन है? फ्रांसिस जेवियर, फ्रांसिस जेवियर। नहीं नहीं, वो ईसा मसीह के शिष्य नहीं थे, वो एक संत थे, वो बाद में संत बने थे। वो ईसा मसीह के शिष्य नहीं थे। शिष्य तो सेंट थॉमस थे जो 2000 साल पहले आए थे। बट आपको ये बात जानकर मेरे ख्याल से थोड़ा सा अचंभा होगा कि एक और शिष्य भारत में आए थे, उनका नाम था बार्थोलोम्यू। ओके, इनके बारे में मुझे भी अभी एक महीना भी नहीं, पिछले हफ्ते पता चला कि इनके बारे में भी लिखा गया है। और ये जो शिष्य थे, ये आए थे कर्नाटक के एक गांव है, उसका नाम है कल्याणपुर। वहां पे आके वहां पे भारत के यहूदियों के बीच में इन्होंने ईसा मसीह के बारे में प्रचार किया था। वहां से ये पूर्व की तरफ गए, पूर्व नहीं उत्तर की तरफ गए, जहां पे ये बॉम्बे तक गए, जहां तक, और उसके बाद वहां से ये अर्मीनिया गए थे, जहां पे इनको मारा गया था विश्वास के लिए। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, एक तो है डेफिनेटली हमें पता चलना चाहिए कि और क्या है। ये चीजें ज्यादा पता नहीं चलती हमें। हम सेंट थॉमस के बारे में जानते थे कि ये जो शिष्य थे आए थे और उन्होंने अपनी जान यहाँ पे दी है। पर हमें ये भी पता है एक और शिष्य यहाँ आए थे जो हमारे ईसा मसीह के बारे में बोलना चाहते, उनके बारे में सुसमाचार बोल के यहाँ से गए थे। तो काफी परिश्रम लिया गया है हमारे विश्वास को, और जो विरासत हमें मिली है उसके लिए काफी मेहनत की गई है 2000 साल पहले से ही शिष्यों के साथ। ओके, आप ये गूगल कर सकते हो, सेंट बार्थोलोम्यू इंडिया आए थे या नहीं।
तो आज के टाइम पे वो बोलते हैं कि गोवा के पास के शहरों वहां पे भी ये आए थे, उन्होंने प्रचार किया था। चलो ये तो एक बात हो गई जो मैं आपको जानना था कि आपको एक नई चीज पता चले। बट विश्वास के बारे में मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपको पता है कि हमारा जो विश्वास है वो सेंट पीटर के थ्रू हमारे अभी के जो पोप तक आए हैं। तो अराउंड 200, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नंबर 230 है या 235 पोप इससे पहले रह चुके हैं, और इनकी एक बिना टूटे एक कड़ी है। 237, 267 हाँ 267 करेक्ट। सो 267 पोप्स का एक बिना टूटी वाली एक कड़ी है जो आज तक बरकरार है। इसका मतलब यह है कि काफी लोगों ने हमारे इस विश्वास को बचाने के लिए कई कीमतें झुकाई हैं। अगर आप देखोगे पहले के जो 5 पोपों के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे सेंट पीटर, सेंट लाइनस, सेंट क्लीटस, सेंट क्लेमेंट, सेंट एवरिस्टस, सेंट अलेक्जेंडर, इन सबको मारा गया था। ये सबको ईसा मसीह के नाम पे मार दिया गया था। और ये है हमारी, काफी लोगों का खून बहा है। और पिछले 2000 सालों में 267 लोगों मतलब पोप्स आए हैं हमारी विरासत को बरकरार रखते हुए। तो कैथोलिक चर्च ने इन पोप्स के माध्यम से या फिर संतों के माध्यम से हमें हमारा विश्वास सौंपा है, और हम माता पिता के रूप में हमारा एक विश्वास के प्रति हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कर्तव्य बनता है। और वो है हमारा सबसे बड़ा फोकस, सबसे बड़ा हमें जिस चीज पे ध्यान देना वो है कि क्या हम हमारा विश्वास हमारे बच्चों को देके जाएंगे या नहीं। हमारे इस दुनिया में आने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ताकि हम ये विरासत आगे दे सकें जो हमें मिली है। तो ये एक फोकस हमें रखना चाहिए, हमारा विश्वास और हमारी विरासत। तो क्या हमारे बच्चे आगे जाके, हमारे बच्चों को वो एक विश्वास, जब हम नहीं रहेंगे तो क्या वो हमारे इस विश्वास को आगे ले जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे अभी मैंने बताया, 2 शिष्य इंडिया में आए थे पवित्र ईसा मसीह के, भारत में आए थे, सेंट थॉमस, सेंट बार्थोलोमियो। उसके बाद 267 पोप्स ने वो विरासत संभाल के रखी है। शुरुआत के पोपों ने तो अपनी जानें गंवाई हैं। तो ये एक विरासत बहुत ही कीमती है। ओके, ये विरासत हमें अगली पीढ़ी को सौंप के आगे जाना है, और ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है जब हम माता पिता बने, सबसे बड़ा। ओके, तो जब हम ये पीढ़ी की बात करते हैं तो मैं सोच रहा था चलो थोड़ी पीढ़ियों के बारे में देख लेते हैं, कैसी कैसी पीढ़ियां हुई हैं जो पिछले 100 सालों में आई थी। तो आपको पता होगा, जैसे कई लोगों को पता होगा, जैसे हर पीढ़ी को एक नाम दिया जाता है। तो पिछले 100 सालों से जो भी पीढ़ियां आई हैं उनको एक एक नाम दिया गया। तो मैं पिछले 100 साल पहले वाली पीढ़ियों से शुरू करता हूँ। तो जो 1913 से पहले की पीढ़ी थी उन्हें बोलते हैं द ग्रेटेस्ट जनरेशन, हिंदी में महानतम पीढ़ी। उनका ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी भूखमरी और काफी काफी मतलब बीमारियां देखी हैं। उनके टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज वैसी नहीं होती थी। हम जैसे आज हमें हमारे को अन्न मिलता है, वैसी चीजें उनको उतनी आसानी से मिलती नहीं थी। बट उन्होंने उन सब के बीच में भी ओके अपने आप को बरकरार रखा, अपने आप को हौसला बढ़ाया और आगे को, लेकिन अपने अपनी उस पीढ़ी में भी उतनी दिक्कतों के बावजूद उन्होंने अगली पीढ़ी को अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया। उनको महानतम पीढ़ी बोलते, ग्रेटेस्ट जनरेशन। उसके बाद एक पीढ़ी आई थी, उनको बोलते साइलेंट, खामोश पीढ़ी बोलते हैं। बट ये पीढ़ी को खामोश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पीढ़ी ने 2 महायुद्ध देखे थे। 2 महायुद्ध, पहला महायुद्ध 1914 से 17, दूसरा महायुद्ध 1939 से 45 तक। बट इन 2 महायुद्धों के बाद इसके बीच में एक डिप्रेशन भी आया था, इकोनॉमिक बहुत बड़ा एक काल था जहां पे लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, बहुत संकट इस पीढ़ी ने भी देखी है। बट इस पीढ़ी ने वो सारे जो दुख दर्द को सहा, बिल्कुल मतलब बिना ज्यादा शोर किए, साइलेंटली, जैसे हमारी माता मरियम है जिन्होंने सारी दुख दर्द को सहा, वैसे इस पीढ़ी ने सह के आगे को अपनी विरासत आगे बढ़ाई। उसके बाद एक पीढ़ी आई थी, उनको बोलते थे बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स बोले तो जो दूसरे महायुद्ध के बाद पैदा हुई थी। और इस पीढ़ी ने जो पूरे वर्ल्ड में महायुद्ध से जो तबाही मची थी उसको दोबारा समेटा, साफ किया, फिर दोबारा दुनिया को बनाना शुरू करा। तो इस पीढ़ी में, ये मेरे ख्याल से इस जो ग्रुप में आज जो हम इस सत्र में आए हैं, हमारे माँ बाप हो सकता है इस पीढ़ी के हों। जैसे मैं आज 42 साल का हूँ, मेरी वाइफ 37 की है। हमारे माँ बाप की, जैसे मेरे पिताजी की पैदाइश 1991 की है, 91 नहीं 1951, और मेरी मम्मी की 53।
तो ये उस पीढ़ी की बात करता है जिन्होंने दोबारा संभाला, सब तहस नहस था, वहां से इन्होंने एक बहुत ही एक प्रॉस्पेरिटी बोले तो, लेकिन बहुत ही एक अच्छे काल में, जहाँ पे बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं जब कुछ अच्छा होता है, राइट, समृद्धि। समृद्धि जब समृद्धि आती है, इस पीढ़ी ने वो समृद्धि हमें बना के दी। ओके, उसके बाद आई पीढ़ियां, वो थी, एक थी जनरेशन एक्स, उनको बोलते पीढ़ी एक्स, फिर मिलेनियल्स, और फिर पीढ़ी जेड। ओके, सो पीढ़ी जनरेशन एक्स जो बोलते पीढ़ी एक्स, इनमें काफी फोकस समृद्धि के साथ कल्चर को आगे बढ़ाना था। इस पीढ़ी में काफी टाइप्स ऑफ कल्चरल रेवोल्यूशंस हुए। कल्चरल रेवोल्यूशन बोले तो सांस्कृतिक काफी डेवलपमेंट्स आई। ओके, बोले तो जैसे नई, लेकिन हिप्पी मूवमेंट बोलते हैं अमेरिका में। ओके, जैसे हाँ, सो ऐसी क्रांतियां, सांस्कृतिक क्रांतियां इस पीढ़ी ने लेकर आई। फिर आती है पीढ़ी, वो है हम, जो अभी मेरे ख्याल से इस सत्र में जो लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पीढ़ी के होंगे, मिलेनियल्स बोलते हैं हमें। अब हमारी पीढ़ी में हम जो देखा गया वो है कि हमारी पीढ़ी सबसे ज्यादा एडजस्ट करती है। एडजस्ट बोले तो लाइक, हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी से एलसीडी तक देखा है। हम लोगों ने टेलीफोन से नॉर्मल फोन, फिर मोबाइल फोन, फिर स्मार्टफोन तक देखा है। हमारी पीढ़ी ने सबसे ज्यादा एडजस्ट करना सीखा है। पुराने और नए के बीच की हम क्या कहते हैं, एक पुल जैसे हैं हम। फिर आई हमारी पीढ़ी, पीढ़ी जेड, जो है जो पीढ़ी जेड है, वो है जो 1997 से 2013 के बीच में जो भी पैदा हुए थे। अब ये पीढ़ी को बोलने की बात ये है, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली मैं इसलिए इस पीढ़ी को ला रहा हूं, क्योंकि इस पीढ़ी के लोग हैं जो आज शादी के मंजर पे खड़े हैं। जो लोग इस पीढ़ी में जन्म हुए थे, वो जैसे जो लोग 2000 में पैदा हुए थे, वो भी 25 साल के हो चुके होंगे या 28 साल के हो रहे होंगे। ये लोग अब शादी कर रहे हैं, नौकरियों में चढ़ रहे हैं। ओके, और इसके बाद आई थी जो पीढ़ी, वो है हमारे बच्चे, जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है पीढ़ी अल्फा। ओके, ये लोग हैं, ज्यादातर बच्चे हमारी इस पीढ़ी में पैदा होंगे जो 2013 से लेकर 2024 के बीच में पैदा हुए हैं। और हमारे ज्यादातर बच्चे जो बोलो आप 5 से 12 साल के बच्चे इस पीढ़ी के अंदर होंगे। तो हमें ये जानना जरूर, और उसके बाद अभी आपको पता नहीं होगा, बट अभी 2025, 1 जनवरी 2025 से जो पीढ़ी, उसको पीढ़ी अल्फा नहीं बोलते, उनको हम पीढ़ी बीटा बोलते हैं, क्योंकि ये पीढ़ी एआई के साथ पैदा हुई है। हमारे जो बच्चे हैं, उनको हम पीढ़ी अल्फा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने स्मार्टफोन ही देखे, उन्होंने कभी नॉर्मल फोन नहीं देखे। बट जो पीढ़ी बीटा है, उन्होंने तो स्मार्टफोन के साथ एआई भी देखा, जैसे अभी अब चैट जीपीटी हो गया या जेमिनी हो गया। ओके, ऐसी चीजें देखी। तो मैं क्यों बोल रहा हूं, बात यह है, ये जो पीढ़ी जेड है जो अभी नौकरी पे चढ़ी है, वो जो लोग अभी जो इस सोसाइटी के हिस्सेदार बन रहे हैं, उनमें काफी तरीके के चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मतलब अब बोला जाए तो जैसे एक जो एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ लिखा है, वो है कि ये लोग जब काम पे जाते हैं, काफी असंतुष्ट रहते हैं, बहुत असंतुष्ट रहते हैं। अगर इनसे हम बोलते हैं कि थोड़ा ज्यादा अपने आप को, थोड़ा काम ज्यादा कर दो, थोड़ी देर रुक जाओ, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस बोले तो इन लोगों को आप बोलो तो बहुत जल्दी ये तनाव में आ जाते हैं। ओके, तो अगर जनरेशन जेड ऐसी है, तो पीढ़ी अल्फा कैसी होगी, ये हमें सोचने वाली बात है। और ये ऐसे क्यों है, और हमें अब क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चों में ये तनाव कम हो। क्योंकि जो हमारे बच्चे अगले 10 साल में, अगर जैसे वो 12 साल के हैं, तो अगर अगले 10 साल में 22 साल के होंगे, तब वो अपने कॉलेज को खत्म करेंगे या कॉलेज में जाएंगे, तो उनको कैसे कैसे तनावों का सामना करना पड़ेगा, कैसे वो उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अब जैसे पीढ़ी जेड है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हरे रंग की, उनका सामना अपने सहपाठियों से, अपने उम्र के लोगों के साथ या इंसानों के साथ हो रहा था। बट जो हमारे बच्चे होंगे, इनका सामना इंसानों से नहीं, इनका सामना शायद मशीनों से होगा, एआई से होगा। ओके, तो इनके लिए और भी ज्यादा होगा तनाव, क्योंकि अगर इनको कुछ हासिल करना है, तो ये इंसानों के साथ नहीं लड़ रहे होंगे, ये एआई के साथ लड़ सकते हैं। लड़ रहे हो, मतलब लड़ेंगे नहीं, मतलब उनके साथ ये मुकाबला कर रहे होंगे। ओके, तो हमें ये भी बात याद रखनी पड़ेगी कि इनकी जिंदगी आगे जाके 10 साल में काफी अलग होगी। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैं आईटी में काम करता हूं बैंगलोर में।
तो आपको तो आप समाचारों में देखते ही होंगे कि इतने लोगों को निकाल दिया बिकॉज एआई काम कर रही है। इन लोगों की जरूरत है क्योंकि ये भी एआई कर लेता है। ये फिर भी हम लोगों को तो फिर भी मौका मिला है। जब हमारे बच्चे आगे जाएंगे, जब वो एक जिम्मेदार नागरिक बन के उभरेंगे, उस समय उनको जो सामना करने के जो चुनौतियों का जो साझा उनको देखना पड़ेगा, वो बहुत अलग एक दुनिया होगी। तो हमें उस चीज में हम क्या कर सकते हैं? क्या हम उनको क्या पढ़ा सकते हैं? क्योंकि अगर हम बोलते तुम ये पढ़ लो या वो कर लो तो तुम करोगे, तो एआई तो बोलेगा वो तो मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो हम कैसे करें? तो बात यह है हम उन्हें कैसे तैयार करें, इसके ऊपर विचार करने के लिए हम आगे के जो थोड़े से समय व्यतीत करेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक एक्टिविटी करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। इसको बोलते हैं मिलेनियल टाइम मशीन। तो इस चीज में आपको करना क्या है, हम आपको 1 मिनट का समय देंगे सबको यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को एक आइटम, हो सकता है खिलौना हो या कोई कार्टून हो जो नाश्ता ला, या उस आप एक ऐसी चीज के बारे में अपने आप याद करें, ओके, या आप उसके जो आपके बचपन को दर्शाता है, ओके, आपके पीछे की कोई कहानी साझा करता है जिसके कारण आपको बहुत क्या कहते हैं सुकून मिलता है कि हमारे टाइम पे ऐसा था। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मेरे टाइम पे अगर जैसे हमारे घर में कार तो थी नहीं, तो जब कोई रिश्तेदार, लाइक मेरे एक अंकल थे, वो गाड़ी लेकर आते थे, तो उनकी गाड़ी के अंदर बैठना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। चला के नहीं जाते, वो बस गाड़ी बाहर रखते थे। तो वो एक याद आज भी मेरे मन में है। और आज वो अंकल 80-85 साल के हैं। मैं आज भी उस अंकल से मिलने के लिए स्पेशल, मतलब मैं अपने आप से ज्यादा एफर्ट लेता हूँ उनसे मिलने के लिए। जब भी मैं केरला जाता हूँ तो उनसे मिलने, क्योंकि एक ऐसी याद उन्होंने दी है। छोटी सी चीज है। आपको कुछ पता हो ऐसी कोई याद जो बचपन में? मुझे लाइक आज मैं जब बचपन में बोर होती थी तो टीवी में केबल तो था नहीं, सिर्फ डीडी चलता था। तो मैं पेंटिंग करती थी या किताबें पढ़ती थी। तो अभी भी मुझे अब मुझसे हो नहीं रहा है, अब मैं बहुत फ़ोन में टाइम निकालती हूँ। तो बट मुझे जब भी मैं अपनी पुरानी किताबें देखती हूँ या बच्चों को पेंट करते हुए देखती हूँ, मुझे उसकी याद आती है कि हम कितनी आसानी से हम अपना वक़्त गुज़ारते थे। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों में ऐसी कोई यादें हैं? कोई शेयर कर सकता है कि आप बचपन में क्या करते थे जो आपको काफी अच्छी लगती थी, जो अब हम नहीं कर पाते हैं? कोई भी बोल सकता है। कंचे खेलते थे। कंचे, हाँ। हाँ, कंचे, गिल्ली डंडा, लट्टू, मैं भी करता था। हाँ, और कोई? गुलेल लेके चिड़िया मारने जाते थे। हाँ, गुलेल लेके चिड़िया मारना, करेक्ट। गुलेल इज दिस वन। हाँ, ओके। और मच्छी मारने जाते थे भैया, बंसी खेलने के लिए, कौन सा? फिशिंग के लिए जाते थे, रोड फिशिंग। हाँ, वो कोई साइकिल के लेडीज? टायर चलाते थे। हाँ, साइकिल के साइकिल का टायर टायर चलाते चलाते थे, हाँ, करेक्ट करेक्ट। वो टेप रिकॉर्डर का टेप ऐसे से घुमाते। और गुल्ली डंडा खेला करते थे, गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम लोग रात में मछली मारने जाते थे। अच्छा। और हम लोग मेरी मम्मी स्कूल जाने से पहले हम लोग को चाय और पराठा देती थी, वो मैं आज तक याद करती हूँ और खाती भी हूँ। हाँ, बिल्कुल। और कोई यादें हैं किसी की ऐसी बचपन में, जब हम 5 से 12 साल के बीच में थे, जो हमें याद हो, खेलने में, पढ़ाई में, खाने में? भैया चोर सिपाही का पता करो। हाँ, चोर सिपाही, राजा मंत्री चोर सिपाही, हाँ, हाँ। वो हम भी खेलते थे, राजा मंत्री चोर सिपाही। चलो जो भी हो, लाइक इन चीजों में जो हमें दिखता है ना, लाइक हम इन चीजों में हमें काफी, हम जो चीजें देखते थे ना, हम क्यों कर पाते थे ये? क्योंकि हमारे मन में काफी आभार, हमारे अंदर काफी लचीलापन हुआ करता था, अनुकूलनशीलता होती थी। हमें कैसे भी चीजों में डाल दो, हम उसके अनुकूल रह के काम कर सकते थे, और हमारे अंदर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता काफी थी। तो छोटी छोटी चीजों से हम काफी अपने आप को खुश रख पाते थे। मानते हो नहीं मानते हो, बोलो? आज के तरीके से खर्चे नहीं करने पड़ते थे पहले, जब हमें खुश रहना होता था। तो क्या आप चीज से सहमत हो? जी भैया।
तो बेसिकली ये जो चीजें हैं, यही चीजें हैं जो हमें अब आगे ज्यादा जाके हमें देखना पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी भूमिका में जैसे हमने जो महसूस किया, ओके, हमने जिस तरह खुशियां बटोरने की कोशिश करी, उसके लिए हमारे अंदर क्या क्या चीजें थी जिससे हम उस टाइम पे जब हम छोटे थे हम कैसे आगे बढ़े, ये सब चीजें होंगी जो आगे जाके डिफाइन करेंगे हमारे बच्चों को, या हमारे बच्चों को फ्यूचर उनके आगे वो कैसे सामना करें। उनका इन चीजों के लिए हमें ये ऐसी चीजें होंगी जो हमें उनको देनी ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि पढ़ाई हो गई या डिग्री हो गई, ये तो करनी ही करनी है, मैं ये नहीं बोल ये नहीं करनी है, बट ये तो सब करेंगे, ये तो मशीन भी कर लेगी। अब वो जो नहीं कर सकती और जो हमारे बच्चों को आगे के जो भी उनके तरफ को जो चुनौतियां आएंगी उसका सामना करने का जो शक्ति देगी, वो ऐसी चीजें होंगी। तो अब हमारी भूमिका क्या है, तो उसके लिए हम माता पिता होने के हमारी सबसे पहला रोल है कि हम अपने बच्चों में आत्मिक शिक्षा लाएं। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। उसके साथ हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी के साथ ये है कि हम उनके भावनात्मक संतुलन, उनके सामाजिक संतुलन और उनको जीवन की तैयारी करें। एज उनके माता पिता होने के नाते हम उनके पहले उनको उनके पहले अध्यापक और उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं। इस एज में ना बहुत आसान है दूसरों को देख के उनसे कुछ सीखना है, उनसे कुछ लेना। तो घर में उनको ऐसा एक माहौल मिलना चाहिए जहाँ पे अच्छी सीख मिले, और ये अच्छी सीख उनके दिल में टिकी रहे, ताकि कल कोई भी आके उनसे कुछ बोले, पहले उनको घर में क्या उनको शिक्षा मिली वो कायम रहे। वही है हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। तो जैसे प्रोवर्ब्स प्रवचन के 22वें अध्याय 6ठे वाक्य में बोला हुआ है, युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वो बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लाइक बाइबल में ये लिखा हुआ है कि हम किस तरह उनको बचपन से ही उनको इस सन्मार्ग की तरफ हम उनको ले जाएं। ओके, और उसके लिए क्या करना है, वही जैसे नेहा बोल रही थी, आत्मिक शिक्षा, भावनात्मक संतुलन, सामाजिक संतुलन, जीवन की तैयारी। तो हम इन 4 पॉइंट्स में हम आज बात करेंगे। ओके, तो पहले तो हो गया आत्मिक शिक्षा। ओके, तो आत्मिक शिक्षा मैंने हिंदी सीखी है, बट मेरी हिंदी उतनी फ्लुएंट नहीं है, तो प्लीज बेयर विद इट। नियमित और जीवंत प्रार्थना का महत्व। तो ऑब्वियसली जीसस यूथ होने के नाते हमें तो पता है कि प्रार्थना कितनी इम्पोर्टेंट है, और वो एक स्वभाव आना, एक शीलन आना घर से ही शुरू होता है। अगर हमारे लाइफ में अगर हम देखें तो हमारी शादी के पहले दिन से हम रोज जपमाला बोलते हैं और रोज बाइबल के चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो वो इवन बच्चे जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, तब से हमने वो एक शीलन हमने आदत हमने कायम रखा है, ताकि उन्हें एक उम्र के बाद हम अगर हम घुसाने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे, शायद उन्हें वो एक नेचुरल नहीं लगेगा। उन्हें वो एक बहुत अजीब लगेगा वो करना, एक बाहर से लगेगा, उन्हें बोलेगा हम क्यों करें, हमें कोई कुछ थोप रहा है हमारे बच्चे। बट अगर वो देखें कि हमारे माता पिता रोजाना करते ही हैं, उनका एक हैबिचुअल है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, हम जब भी कार में निकलने के लिए तैयार होते हैं, जब कार स्टार्ट करते हैं तो हम एक प्रणाम मरिया बोल के ही स्टार्ट करते हैं, और वो एक हम दोनों का एक हैबिट है, जब एक आदत है। तो बच्चे बचपन से देख रहे हैं, तो हमें उन्हें वो प्रणाम मरिया सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हमारा ये सुन के अब उनकी आदत हो गई है, जब हम गाड़ी में
बैठते हैं तो वो खुद शुरू कर देते हैं प्रणाम मरिया बोलना। तो वो एक वो एक आदत हमारे पारिवारिक जीवन में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जब ठीक है? तक हम वो एक जीवनचर्या नहीं दिखाते हैं तो हम बच्चों को कैसे बोले अगर हम खुद नहीं कर रहे हैं तो। जैसे पवित्र संस्कार में जीवन का महत्व, आई थिंक अगेन सैक्रामेंट्स का तो इम्पोर्टेंस हम सबको पता है और बच्चों के साथ काफी चैलेंजिंग है, काफी मुश्किल है कि हम उसे मेंटेन कर पाए। अब हमारे घर में तो हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम संडे तो जाते ही हैं बट शुक्रवार को हम बच्चों के साथ पवित्र मिस्सा जाएं और आराधना के लिए भी जाएं। और बच्चे बोर होते हैं, मुझसे बोलते भी हैं बोर हो रहे हैं हमें क्यों जाना है, बट वो बोरियत भी अच्छी है उन्हें। वो मैं वैसे ही बोलती हूँ बोरियत अच्छी है क्योंकि तुम भगवान के सामने बोर हो रहे हो तो भगवान तुम्हारे बोरडम का भी एक हल निकाल के देंगे। तुम वहां पे अपनी जो भी अपनी दिक्कतें हैं वो सब तुम वहां पे समर्पण कर सकते हो और फिर वो उसकी एक आदत और एक आदत आती है वो करने की। और पवित्र मिस्सा में जाके पवित्र मिस्सा उनके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वो ऑल्टर में सर्व करने जाते हैं। उसका प्रेरणा थॉमस से आया था बिकॉज थॉमस बचपन में ऑल्टर सर्वर थे। हाँ, मुझे ऑल्टर सर्विंग का बड़ा शौक था। तो वो मैंने कभी अपने बच्चों को बोला नहीं कि जाओ और मिस्सा बलिदान करते हुए ऑल्टर सर्विंग करो। हाँ। वो खुद ही मेरे बेटे ने खुद ही बोला मुझे जाना है और उसने शुरू किया। अब मेरी बेटी भी बोलती मुझे भी जाना है। हाँ। एक और जो चीज मैं बोलना चाहता था, जैसे पवित्र संस्कार में जीवन का महत्व में मैं बोलना चाहता था। अभी मेरे बेटी का क्या कहते हैं होली कम्युनियन। ओके, तो वो हुआ था इस साल। ओके, वो जब हुआ तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। बच्चों को कई प्रेयर आने चाहिए, उनको काफी चीजें सिखानी पड़ती है। उनके संडे स्कूल में रविवार को जब विश्वास के लिए पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, विश्वास करने सिखाया जाता है संडे स्कूल में। वहां पे हमारे बच्चों को दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी। उनको सारे प्रेयर, जो सारी प्रार्थनाएं हैं, जो एक पवित्र क्या कहते हैं संस्कार को स्वीकार करने से पहले जो उनको आनी चाहिए, पहली बार जब पवित्र संस्कार स्वीकार करते हैं, वो उनको पहले ही पता था क्योंकि ये एक आदत थी हमारे घर में कि ये ऐसी चीजें तो पहले से बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आत्मिक शिक्षा है जो हमें उनके ऊपर जबरन करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको पहले से ही पता था काफी चीजें। हाँ, ये है थोड़ी बहुत चीजें जैसे कि 10 कमांडमेंट्स हो गए या जैसे कई थोड़े बहुत प्रेयर सीखने पड़े, बट ज्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि एक आदत थी जो घर पे थी। ठीक है। फिर ईश्वर पर निर्भर होने की प्रेरणा तो मुझे लगता है जब हम माता पिता के जब जैसे मैंने बोला कि हम ही है सबसे पहले शिक्षक और सबसे पहले इन्फ्लुएंसर। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारी प्रार्थना में बच्चे सुनते हैं कि हम ईश्वर पे निर्भर है, जब हमें कोई छोटी अब इस सेशन से पहले अब हमने बच्चों को बोला हम एक सेशन लेने वाले हैं तो भगवान भरोसे ही है सब कुछ और हमारे लिए प्रार्थना करना। तो मेरी बेटी ने बोला माँ मैंने तुम दोनों के लिए प्रार्थना किया है, बिल्कुल टेंशन मत लो, अच्छे से जाएगा। सो ये बच्चे जब खुद बोलते हैं, लाइक अगर बच्चों को स्कूल में कोई दिक्कत हो रही है या एग्जाम का कोई टेंशन हो रहा है, मैं भी खुद बच्चों से बोलती हूँ कि हाँ मैं आज जब चर्च जाऊंगी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, टेंशन मत लो, अच्छे से जाएगा। क्योंकि भगवान हमें वो जो भी हमें एबिलिटी चाहिए या जो भी हमें मदद चाहिए हमें भगवान ही देते हैं। हमारा सब कुछ जो भी है वो भगवान ने ही दिया हुआ है। एक और जो आदत हम ला रहे हैं वो है कि हम जब भी सुबह और शाम को प्रार्थना करते हैं, हम एक तो है कि ईश्वर पे निर्भरता के प्रार्थनाएं करते तो हैं, ऊपर से उसके अलावा हम ग्रेटिट्यूड को बोलते हैं धन्य कृतज्ञता। हाँ, हमारी कृतज्ञता का कोई एक पॉइंट जो उस दिन
मुझे कुछ मैं एक पॉइंट मुझे ज़रूर बोलना ही पड़ेगा कि हम किस चीज़ के लिए आभारी हैं। आभारी हैं, हाँ, और बच्चों से भी बुलवाते हैं, हम खुद भी बोलते हैं, ताकि सब में ये आदत रहे कि भगवान से सिर्फ माँगना ही नहीं है, भगवान ने जो दिया है उसके लिए हमें आभार व्यक्त करना है। आभार भी व्यक्त करना क्योंकि होता है। जब ये एक हमारी आदत बन जाएगी ना, तो हमें हर चीज़ में कितनी भी चुनौतियाँ हों, हमें एक आभार वाला अगर हमारे मन में एक एहसास होगा, तो चुनौतियों में जब हम बैठे होंगे तब भी हमें भगवान की उम्मीद कायम रहेगी हम में। जब हमारे मन में आभार होगा तभी हमारे मन के अंदर उम्मीद रहती है। अगर हमारे मन के अंदर आभार का एक फीलिंग ना हो, तो हम कभी एक उम्मीद वाले लोग नहीं बन सकते हैं। ओके, ठीक है। लास्ट इज कैथलिक विश्वास की धन्यता का उल्लेखन और वर्णन। ये जो चौथा पॉइंट है, ये इसलिए बोला गया है क्योंकि हमें, जैसे मैंने आपको बोला था, विश्वास की विरासत जो हमें है, वो हमें हमारे बच्चों को बताना जरूरी है। हमें ये बोलना जरूरी है कि हमारे कैथलिक कलीसिया में क्या-क्या अच्छी चीजें हैं, कलीसिया में क्या-क्या, किस तरह से हमने 2000 साल में क्या-क्या चीजें करी हैं। जैसे कैथलिक कलीसिया में, जैसे धन्यता की बात बोले तो कई लोग बोलते हैं कि कैथलिक चर्च बोरिंग है। ओके, कैथलिक चर्च में कई बार कैथलिक चर्च गलत चीजें कर सकती है, मतलब गलत चीजों को सपोर्ट करती है। तो वो चीजों को जब हमारे बच्चे बाहर सुन के आते हैं, जैसे अगर वो किसी पेंटाकोस्ट में जा रहे हैं, पेंटाकोस्ट वाले बंदों से या प्रोटेस्टेंट लोगों से सुनते हैं, बोलते हैं कि सिर्फ विश्वास ही काफी है। ओके, विश्वास ही काफी है और हमें विरासत और हमारे ट्रेडिशन पे भरोसा नहीं करना है। तो ऐसी चीजों को हमें बताना जरूरी है। तो इन चीजों के लिए हमारी विश्वास और धन्यता का उल्लेखन और वर्णन करना, वो करना कैसे है? जैसे जीसस यूथ के आप एक सत्र में जाते हो या आप किसी रिट्रीट में जाते हो, ये सब चीजों से उनको हमारे कलीसिया के बारे में और पता चलता है, हमारे फादर्स सिस्टर्स के बारे में। हम यूकैट फॉर किड्स करके किताब है जो आई थिंक दूसरे भाषाओं में भी है, हिंदी में भी है जितना मुझे पता है। तो हम रोज उससे एक चैप्टर पढ़ते हैं ताकि लाइक बच्चों को एक छोटे हिसाब से हम उनके उम्र के हिसाब से हम उम्र उनको के हिसाब से हम उन्हें कलीसिया और हमारे कैथलिक विश्वास के बारे में बता सकें और कि हमारी क्या मान्यताएं हैं। हाँ। हमारे चर्च की क्या मान्यताएं हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों का अगर हम अभी इन चीजों में साझा नहीं करेंगे तो कल को कोई और किसी और चीज में साझा कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला हुआ आत्मिक शिक्षा। और आत्मिक शिक्षा का एक बहुत बड़ी चीज है जो हम बस बताना चाहते थे, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा स्लाइड डाला, वो है बच्चे कान से कम और आंखों से ज्यादा सीखते हैं। ओके, तो अभी हमने जो भी मूल्य आपको बताए, ओके, जो भी हमने आपको बताया कि आप नियमित जीवन प्रार्थना करो, डेली प्रेयर करो, या पवित्र संस्कार या हमारे जो संस्कार हैं उनके उसको अपने जीवन में रखो, कन्फेशन पे जाओ, पवित्र बलिदान में भागी बनो, और ऐसे वाले संस्कार, ये सब अगर हम हमारे जीवन में नहीं करते हैं तो हमारे बच्चों को बोल के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें हमारे जीवन में ये मान्यताएं लानी पड़ेंगी। ईश्वर पर निर्भर होना, क्या जब हमारे जिंदगी में, जब हम अभी हमें आपको पता है कि आज के जमाने में कितनी तकलीफें होती हैं, नौकरी नहीं है लोगों के पास, या कई लोगों के पास बच्चे नहीं होते, तब जब कई लोगों के पास कर्जा है, कई लोगों की जिंदगी में काफी बीमारियां हैं ओके घर में, या कई लोगों में लेकिन रिश्तों में तनाव है, ऐसे समय पे हम क्या करते हैं? क्या हम भगवान पे निर्भर होते हैं? अगर हम नहीं हो रहे हैं तो बोलने का भी फायदा नहीं है बच्चों को कि बच्चों तुम भगवान पे निर्भर करना। उन्हें वो देखना पड़ेगा कि हमको जब हमें चुनौतियां मिली, हमने क्या भगवान पे अपने आप को भगवान पे हम निर्भर हुए या नहीं। ओके, तो जैसे बोला, अपने बच्चों के पहले शिक्षक और सबसे बड़े प्रभावक हम ही हैं। हमसे सबसे ज्यादा प्रभावित होकर वो दुनिया में आगे जाएंगे। जैसे हम कैंपस मिनिस्ट्री के एनिमेटर्स हैं, तो बहुत सारे बच्चों में हमने देखा है जो बच्चे ज्यादा जिद करते हैं, उनमें हमने एक पैटर्न देखा। पैटर्न बोले तो एक वो ये है कि उनके घर में उनको उनके माँ या बाप से उनको वो प्यार और उनको वो अटेंशन नहीं मिला। ऐसे बच्चे जब कैंपस में आते हैं तो काफी मतलब जिद्दी होते हैं। अगर हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो नहीं मानते कई बार। तो ये उनकी दिक्कत नहीं है, उनके घर पे उन्होंने क्या देखा, क्या उन्हें वो प्यार मिला, क्या उन्हें वो अपनापन मिला, और क्या उन्हें वो मूल्यों के बारे में उनके माँ बाप से सीखने को मिला, या सिर्फ शब्द मिले। क्या उन्हें सिर्फ शब्द मिले थे क्या, या फिर उन्होंने देखा कि ये लोग कैसे वो उन चीजों को जी रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आत्मिक शिक्षा में बहुत बड़ी बात है।
हम लोगों को विश्वास, आत्मिक शिक्षा तभी दे सकते जब हम उसे मानते हैं और हम उसमें उन मूल्यों के साथ जी रहे हो। ठीक है। दूसरा है भावनात्मक संतुलन। जब हमारे बच्चों को, पहला था आत्मिक शिक्षा, अगर आपको पॉइंट दिखाएं तो पहला था आत्मिक शिक्षा, फिर भावनात्मक संतुलन। अब हम भावनात्मक संतुलन पे चलते हैं। तो भावनात्मक संतुलन, हाँ, हमारे बच्चे तो ऐसे माता पिता के का सबसे बड़ा एक जो रोल है, दायित्व है, जो आप अपने बच्चों के कि कोई भी बात, बच्चों को हमारे पास खुल के बात करने की एक कल्चर और एक एनवायरनमेंट होना चाहिए घर में। एक एनवायरनमेंट संस्कृति तो मतलब बच्चों को बिल्कुल पर्यावरण होना चाहिए। बच्चों को बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए कुछ भी पूछने का। कोई मतलब अगर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत दुख हो रहा है या बहुत जेलसी, ईर्ष्या हो रही है, ये ऐसे इमोशंस उन्हें घर पे पेरेंट्स से बोलने में पूरा एक फ्रीडम का एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर उन्हें पता है कि मेरे मम्मी पापा मेरी बात सुनेंगे, मुझे जज नहीं करेंगे, मुझे टोकेंगे नहीं, मुझे रोकेंगे नहीं, सुनेंगे और उस हिसाब से इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चे गलत कर रहे हैं तो हम उन्हें वाहवाही दें या बोले कि कोई बात नहीं बेटा, आप ये ठीक है, ऐसे चलेगा, वो नहीं है। बच्चों को डर नहीं लगना चाहिए। तो एक बहुत ही एक खुले दिल से हमें सुनने की एक क्षमता रखनी चाहिए, ताकि अगर बच्चे घर हमें स्कूल में कोई परेशानी है और अगर वो उन्हें लगता है कि वो घर में आके शेयर नहीं कर सकते हैं, तो शायद वो कहीं और ढूँढेंगे और फिर वो सही तरीके से उन्हें अपने भावनाओं को मैनेज करना पता नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे सीखें कि वो अपने भावनाओं उन्हें क्या भावना हो रही है, उसका नाम बताएँ। अगर गुस्सा आ रहा है, बेझिझक बोलें कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे और उस भावना को अच्छे तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता उन्हें हमें देनी चाहिए। हमें, जैसे हमने पहले बोला था कि हम बोल के नहीं, हम दिखा के हमें उन्हें वो एक संतुलन देना चाहिए कि हम कैसे अपने भावनाओं को मैनेज करें। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, वो हम इंसान हैं, गुस्सा आना नॉर्मल है। बट उस गुस्से को मैं किसी को मार के या किसी पे चिल्ला के या मुँह फुला के बैठ के मैं उस गुस्से को मैनेज नहीं कर सकती हूँ। उसे मैं किसी से बात करके, उसके बारे में सोच के, शायद किस वजह से मुझे ये भावना हो रही है, शायद उस बंदे के शूज़ जूतों में, उस बंदे के जूतों में खड़े होके मुझे देखना पड़ेगा, शायद मेरे से भी कोई गलती हुई हो। ऐसी सोच आती है जब हम बच्चों की बात सुने पहले तो, और उसके बाद बच्चों से भी बात करें और उनसे पूछें आपको क्या लगता है, अगर आप उनकी जगह होते आपको कैसे लगता। तो बेसिकली जो भावनात्मक संतुलन है ये बच्चों में तब बनता है जब बच्चों के माँ बाप ज्यादा समय उनके साथ व्यतीत करने के लिए राजी हों। ये स्पेशली पिताओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज पिता ज्यादातर नौकरी के लिए जाते हैं, शाम को थके हारे आते हैं और उनके पास इतनी मतलब एनर्जी नहीं रहती कि बच्चों के साथ बैठ के खेले कूदे। बट जितना समय आप अपने बच्चों के साथ बिताओगे उतना ही उनका भावात्मक संतुलन बढ़िया रहेगा। ओके, जब वो बड़े होंगे वो उतने भावनात्मक संतुलन उतना उनका मतलब स्ट्रांग होगा, ओके, ताकतवर होगा। तो सीधी बात है, आप जितना समय बिता सकते हो और बच्चों को आप जज ना करो। जज बोले तो आप उनको जब वो कुछ बोलते हैं तो आप उनको न्याय आप कोई न्यायाधीश ना बनो कि तू गलत है, नहीं, बस सुने। उसके बाद जब वो अपनी बात बोल दें, उसके बाद आप कर सकते हो कि क्या ये सही है गलत है, अगर वो पूछते हैं, बट आप उनको बोलने का मौका दें। और ये जो 5 से 12 साल की जो उम्र में बच्चे बहुत सारे उलट सुलट आपसे चीजें पूछते भी रहेंगे,
वो उलट सुलट जानबूझ के पूछते हैं, क्योंकि वो ये पूछने नहीं, उनको जवाब चाहिए। वो ये पूछना चाहते हैं क्या हमारे माँ बाप हमारे से प्यार करते हैं, क्या वो हमारे लिए उपलब्ध हैं समय के साथ, हाँ वो ये चेक कर रहे हैं। तो हमें ये बात बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार जो आपसे वो वही चीज बार बार या हाँ, अलग अलग ये- तरीके से पूछ रहे हैं, तो ये याद रखिए वो हमसे ये नहीं पूछ रहे उस चीज का जवाब, वो ये देखना चाहते हैं कि हमसे कितना प्यार करते हैं और हमारे लिए कितने उपलब्ध हैं। भावनात्मक संतुलन समय की उपलब्धता के साथ बनता है बच्चों में। अगर हम समय नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ ज्यादा व्यतीत, तो भावनात्मक संतुलन में भी उनको दिक्कतें आएंगी। और ये हम किसी और को नहीं दे सकते, ये माता पिता का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये हम कई बार बोलते ठीक है इनके नाना नानी या दादा दादी पे दे दो, या इनके मौसा मौसी ताऊ ताई को दे दो, नहीं, ये हमें करना है। ठीक है, तो ये एक चीज है जो उनका भावनात्मक संतुलन को सही रखेगा। मैं इसमें एक जोड़ना चाहती हूँ कि जब आप अपने बच्चों, मेरी सासू माँ का बोला हुआ था कि जब आप बच्चों को स्कूल से लेके आए या बच्चों के साथ आप, जैसे थॉमस बोल रहे थे कि जब आप बच्चों के साथ बैठ रहे समय दें, तो हमारी एक आदत है कि हम बच्चों से पूछते हैं आपका दिन कैसा रहा, आपके स्कूल में क्या क्या हुआ, आप बच्चों से बात करें। पहले थोड़ा उन्हें भी अजीब लगेगा कि मम्मी पापा इतना क्यों पूछ रहे हैं, बट उससे हम उनके दोस्तों के बारे में जान पाएंगे, उनके भावनाओं के बारे में जान पाएंगे, उनके, तो वो एक बहुत जरूरी है। ठीक है, समय निकल रहा है इसलिए हमें जल्दी बढ़ना पड़ेगा। सामाजिक संतुलन। ओके, तो सामाजिक संतुलन बेसिकली समाज से जब वो आगे जाएंगे, जैसे हम बोल रहे थे जेन अल्फा, ओके, वो एक ऐसे समाज में जा रहे हैं जहां पे उनका सामना शायद इंसानों से नहीं, शायद मशीनों से होगा। बट फिर भी हमें ये चीजों में ध्यान देना है। सबसे पहली बात यह है कि उनके जो मित्र हैं, उनकी संगति है, ओके, वो कैसे हैं, क्या वो सच्चे हैं, नेक दिल वाले हैं, या विश्वास में सामान्यताएं हैं, ये सब चीजें मैटर करती है। तो हमें सामाजिक संतुलन देने के लिए हमें ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा है कि अपने बच्चों के दोस्तों को लेकर भी हमें थोड़ा चौकस रहना पड़ेगा कि अभी जो दोस्त है, अभी जिनके जो दोस्त बनते हैं स्कूलों में, ये लोगों के पास गैजेट्स होते हैं, इनके पास मोबाइल फोन होता है, इनके पास, कईयों के पास, सबके पास नहीं, कई बच्चों के पास होता है। तो वहां पे ये जो इनके दोस्त होंगे, कई ऐसी चीजें भी सीख कर आएंगे जो हम नहीं चाहते हमारे बच्चे सीखें। तो हमें उस चीज से भी चौकस रहना पड़ेगा। तो हम जीसस यूथ है, तो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारा फेलोशिप, ताकत है हमारा फेलोशिप। तो हम हाउस होल्ड्स में, गैदरिंग्स में, प्रेयर मीटिंग्स में जब जाते हैं, हमारे बच्चे दूसरे बच्चों से भी मिलते हैं, दूसरे जो, तो उन वैसी एक दोस्ती आती है, वो बहुत एक अच्छा इन्फ्लुएंस भी रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जितने भी जेवाई गैदरिंग्स हैं उनमें जाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को मिलवाते हैं दूसरे बच्चों से, और वो एक फेलोशिप संगति रखने की कोशिश करते हैं, अच्छी संगति रखने की कोशिश। तो इसीलिए बोलते हैं कि जीसस यूथ के जो भी प्रोग्राम्स में हम जाते हैं, तो बच्चों को पूरे परिवार के साथ जाएंगे। हाँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में, जैसे अगर आपको आप एक अच्छे स्पीकर हो, आप बहुत अच्छी तरह से मतलब बाइबल बता सकते हो, इसका मतलब ये नहीं आप अकेले जाओ, आप पूरे परिवार को लेकर जाओ, आपके बच्चों के साथ जाओ, वो भी वहां पे दूसरे परिवारों से या दूसरे लोगों से, या हमारे बच्चे दूसरे भैया दीदियों से मिलेंगे। तो उनसे क्या होता है कि जो संगति का असर पड़ता है, और हमने सुना है ना संगति का असर एक्चुअली में होता है, तो वो अच्छी संगति का असर पड़ना चाहिए। तो इसलिए जब जितना हो सके, अगर आप एक परिवार में, आपके बच्चे इस उम्र के हैं, अगर आप कहीं भी अभी जाते हो जीसस यूथ के काम के लिए या चर्च के काम के लिए, पूरे परिवार के साथ जाइए। ये भी उनके सामाजिक संतुलन को सही मायने में बढ़ोतरी देगा अच्छी तरीके से। ओके, ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, आगे जा रहे हैं हम। हाँ, जीवन और भविष्य की तैयारी के लिए उपकरण। तो हम क्या उपकरण दे सकते हैं इनके लिए, और हमें क्या क्या चीजें हमें इनको देनी पड़ेंगी ताकि ये आगे भविष्य के लिए तैयारी कर सके। तो हाँ, सबसे पहले तो है कृतज्ञता। तो जैसे हमने बोला, हमारा एक जो आदत है कि हम सुबह और शाम दोनों बार एक चीज जरूर बोलते हैं जिसके लिए हम उस दिन आभारी हैं, भगवान से आभारी हैं, और वो एक शीलन हो गया है, आदत हो गई है हमारे घर में। तो ये एक चीज है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों में क्या वो आभार व्यक्त करते हैं, और अगर कर नहीं रहे हैं तो हमें उन्हें छोटी छोटी चीजों से बोलना पड़ेगा कि आभार व्यक्त करो। क्योंकि कहते हैं ना, हमारा जो ब्रेन है, अगर हमारे ब्रेन में हमको जो मिला है उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे ब्रेन वैसे ही वो ट्यून हो जाता है।
और अगर हमारे ब्रेन में हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हमारा ब्रेन वैसे ही ट्यून होता है। तो जब हम बड़े होते हैं, एक नागरिक के रूप में जब हम बढ़ के ऊपर जब हम बड़े होते हैं, तो हमारा ध्यान हमेशा इसी में जाएगा कि क्या नहीं है। हमें हमारे बच्चों को दिखाना पड़ेगा क्या है। ओके, और उसके लिए आभार व्यक्त करना बचपन से ही एक शीलन होना चाहिए उनके अंदर। हाँ। अगला है सहानुभूति, जो आई थिंक वो एक हमारे घर में हम वो एक बातों से, बच्चों से बात करके हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि जब हमें कोई तंग करता है या कोई कुछ देख के हमें परेशानी हो रही है, तो हम उस बंदे के नजरिए से देखें दुनिया को। जैसे कभी कभार जब हम गाड़ी से जा रहे होते हैं, कोई शायद रास्ते में परेशानी कर रहा है, तो हम कोशिश करते हैं समझने के लिए कि शायद उसके घर में कोई परेशानी हो। तो बच्चे, अब मैंने देखा है कि बच्चे जब उनके स्कूल में परेशानी हो, किसी और बच्चे से उन्हें कोई परेशानी हो, तो वो उस हिसाब से देखने की भी कोशिश करते हैं। इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे एम्पैथी, जो संवेदनशीलता बोलते हैं, वो ऐसा है जैसे हमारे बच्चों को हम हर चीज सबसे अच्छी देना चाहते हैं। ओके, तो उन्हें बिना बोले हम उनको स्कूल का यूनिफॉर्म खरीद के दे रहे हैं, उनको हम अच्छे जूते खरीद के दे रहे हैं, बट हमें ये भी बोलना पड़ेगा हमारे बच्चों को कि बच्चा, ये सबको नहीं मिलता है। आज भी भारत में या दुनिया में ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी उनको पूरी तरीके से नसीब नहीं होती एक दिन में। आज भी बहुत सारे बच्चे भूखे सोते हैं। तो जब वो खाना खत्म नहीं करते हैं, जैसे जब वो खाने के लिए बैठे हैं, जब सुबह या शाम को जब हम डिनर कर रहे हैं, तब अगर वो खाना खत्म नहीं करते तो हमें बोलना पड़ेगा कि बच्चों, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके पास खाने को नहीं है और तुम ये सब्जी नहीं खा रहे हो, ठीक है। तो हमें ये चीजें भी हमें बच्चों को बोल के सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें उन्हें तैयार करेंगे। कल को जब वो एक शादी करेंगे, तो उन्हें हर बंदा मतलब बिल्कुल सब कुछ सीख के नहीं आता है। जब उनके जीवन साथी, जब अपने जीवन साथी से मिलेंगे, उनमें भी काफी कमियां होंगी, बट अगर उनमें ये एक क्वालिटी है या उनमें ये एक खूबी है, तो कल को जब वो एक पारिवारिक जीवन व्यतीत करेंगे, तो उसमें इनको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, तीसरा है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास डेफिनेटली आत्मविश्वास आता है जब हम उनको सुनते हैं, हम उनको, जब वो कुछ करके आते, छोटी से छोटी चीजें, अगर वो क्लास में फर्स्ट भी नहीं आए, ओके, प्रथम नहीं आए क्लास में, फिर भी अगर वो पास हो गए, तो हम ये नहीं बोलते कि ओ तू फर्स्ट नहीं आया, हम बोलते हैं नहीं, तूने किया है, तूने दम पे किया है। तो हमें जब भी वो छोटी छोटी चीजें वो करके जीतते हैं, कुछ भी छोटी सी चीज अगर उन्होंने करा और उन्हें हासिल किया, तो हमें उस चीज को लेके हमें उनको अप्रिशिएट बोले तो प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारा प्रोत्साहन उनका आत्मविश्वास बनता है। ओके, नेक्स्ट उत्तरदायित्व का बोध। हमारे मतलब ये ना, मुझे लगता है कि जब हम बच्चों को बचपन से ही सिखाए कि अगर कोई गलती करी है, तो आप आपका है वो उत्तरदायित्व। जैसे पिछले दिन हमारे बेटे के हाथ से एक कांच का एक डिब्बा गिरा, और बिना किसी इनपुट के उसने खुद झाड़ू सब लेके, पहले तो उसने सॉरी बोला, माफी मांगी, फिर उसने झट से साफ कर दिया। हम वहां पे थे ताकि उसका हाथ ना कटे, वो सब देखने के लिए। बट वो एक उसके मन से वो खुद ब खुद आया कि हाँ, मैंने तोड़ा है, तो मुझे तो पहले तो माफी मांगी और मुझे ही सफाई करनी है। और ये जब ये छोटे थे, हम जब इनसे पानी गिरता था या कुछ गिर जाता था, भले ही सफाई उतनी अच्छी ना हो, जैसे स्पेशली मम्मीज को ना बहुत ये अच्छा नहीं लगता जब सफाई परफेक्ट ना हो, बट कभी कभार हमें छोड़ देना है कि सफाई परफेक्ट ना हो, बच्चे को लगना चाहिए हाँ, मैंने सफाई करी क्योंकि मैंने गंदा किया है। तो उन्हें वो एक आता है, मेरा ये उत्तरदायित्व है ये। हाँ, ओके, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब उत्तरदायित्व बोलते हैं ना, कि अगर हम इनको ये नहीं सिखाते, तो होता क्या है कि कल को ये जो कुछ, अगर सपोज इन्होंने कुछ गलती करी ना, ये वो गलती को मानेंगे नहीं। हाँ। और अगर जब तक हम हमारी गलती को नहीं मानते, हम कभी सुधर नहीं सकते हैं। अगर हमें सुधरना, एक अच्छा इंसान बनना, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हमारी गलतियां मानना है, और उसके लिए ये उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी थी। तो बचपन से छोटी छोटी चीजों में उनको वो जिम्मेदारी का एहसास करवाना बहुत जरूरी है। बड़ी चीजें नहीं, उनके हिसाब से जो वो कर सके। अगर 5 साल का हो तो उससे कराओ, 11 साल का तो उससे उतना कराओ। ओके, ठीक है। आगे है निरंतर प्रयास, लगान, दृढ़ता। ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है कि हम सब चाहते हैं कि
वो कभी हार जल्दी ना माने। और जब वो सपोज अगर वो चाहते थे कि उनके एक परीक्षा में अच्छे नंबर आए, नहीं आए और वो काफी उदास, हम उनको उनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि उनको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि ना लाइक एक बार किया और अगर नहीं हुआ तो कभी नहीं हो सकता है। ओके, वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें देनी चाहिए। और इसके अगर बोला जाए तो जैसे हमारे बच्चों को जैसे एग्जाम में, हमारे बच्चे टॉपर नहीं है, ओके, हमारे बच्चे बिल्कुल 60% आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें बोलते नहीं है कि ना तुम और मेहनत करो। हम उन्हें बोलते हैं बच्चों ठीक है बट ये काफी नहीं, और आगे करो। और हर बार हम उन्हें ऐसे नहीं बोलते कि ये तेरे बस की नहीं है या तेरे पहुंच के बाहर है। हम हमेशा बोलते हैं तेरे पहुंच की थी, अगर तूने 1 घंटा और पढ़ लिया होता। तो जब वो हम उनको इसी तरह हम ये उपकरण उनको दे सकते हैं, डिटर्मिनेशन बोलते हैं ना, दृढ़ता। हम उनके स्टैंडर्ड, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हम बोलते हैं ना स्टैंडर्ड्स, बोले तो हम उनसे क्या चाहते हैं। ओके, जैसे बोले तो हम जो हम उनके लिए मानक रखते हैं, लेकिन वो चीजें हमें ऊंची रखनी पड़ेंगी। हम ये नहीं बोल सकते बेटा तू 70-60% आए तो खुश है। हमें बोला बेटा ठीक है, बट अगर 80 या 90% आएंगे तभी कुछ हो सकता है। तो हमें हमारे जो उनके लिए हम जो मानक रखते हैं, मानक दंड रखते हैं, थोड़े ऊपर रखने पड़ेंगे। हमें थोड़ा और इतनी आसानी से उनको चीजें ना मिले, ताकि उनको थोड़ी और मेहनत करनी पड़े। जैसे कि अगर वो बोलते कि पापा मुझे ये साइकिल चाहिए, तो हम बोलेंगे बेटा तू 70 या 75% नंबर ले आ, फिर करेंगे। और अभी वो 60 में है, हमें हमेशा वो एक मापदंड थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा उनके लिए, ताकि वो हमेशा प्रयास करें। कई और कोई भी चीज उतनी आसानी से ना दे। कुछ भी चीज वो मांगते हैं तो इमीडिएटली ना दे, थोड़ा संयम रखें और फिर दे। ओके, लास्ट है बच्चों के लिए यौन शिक्षा। तो ये मैंने बहुत पहले सुना था, जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे। मैंने किसी से सुना था कि जब आप यौन शिक्षा के बारे में बात करें बच्चों को, डोंट यूज स्लैंग वर्ड्स, उस जैसे किसी ऑर्गन का नाम उसी करेक्ट नाम से बुलाएं। और बच्चे अगर आपसे सवाल करें, मतलब स्लैंग बोलो तो कटबोली, ऐसे शब्द यूज ना करें जो उसकी नहीं ऐसी चीजें ना जो उनका एक्चुअल बायोलॉजिकल नेम है। हाँ, वो यूज करें। करेक्ट, बायोलॉजिकल नेम यूज करें, ताकि बच्चों को वो एक अजीब ना लगे या उससे कोई घृणा ना हो। हाँ, अपने बॉडी के बारे में बात करने में उन्हें डर ना लगे या कोई घृणा ना लगे। अपशब्द ना यूज करें। अपशब्द यूज ना करें। जब हम उनको लिंग के बारे में बताते हैं, लैंगिक शिक्षा जो उन्हें देते हैं, तो अपशब्द ना यूज करें जो एक्चुअली में उसका नाम है। हाँ, ओके, वैसे जैसे लिंग, तो हम वैसे ही बोलें और उसको उनके बारे में समझाएं। ओके, ताकि उनको थोड़ी अजीब सा ना लगे, अरे ये क्या बोल दिया। हाँ, और उनके उम्र के हिसाब से ही हम बात करें। जैसे मेरे बच्चे मुझसे बहुत सवाल पूछते हैं कि बच्चे पैदा कैसे होते हैं, या बच्चा निकलता कहाँ से है, या बच्चे दूध कैसे पीते हैं, क्यों सिर्फ माँ दूध देती है। आपको जब ये सवाल थोड़े अजीब लगेंगे, उत्तर देने में अजीब लगेगा या हंसी आएगी, बट आप कोशिश करें कि बच्चे आपसे पूछ रहे हैं तो आप ही जवाब दें, ताकि वो किसी और से जाके ये जवाब ढूंढने की कोशिश ना करें। क्योंकि आजकल के मैंने देखा है कि मेरे बच्चों के क्लासमेट्स, जब उनकी भाषा सुन के हमें पता चलता है कि वो कहाँ से उनका ये शिक्षा मिलता है। हम कोशिश करें कि कि वो सही वाक्यों का मतलब इस्तेमाल करें। हाँ, जैसे उनको मतलब अभद्रता ना लगे। हाँ, ओके, फिर और ऑफ कोर्स सभी ने तो सुना है गुड टच और बैड टच के बारे में, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श। तो ये तो हम बच्चों को बोलते हैं कि आपके जो प्राइवेट एरियाज हैं, जो आपका कोई अगर छूता है, अगर आपको अजीब लगता है, भले ही आपको ना छुए, आपको थोड़ा अजीब लग रहा है किसी का भी बिहेवियर, तो आप घर पे आके बोले। जैसे हमारी बेटी को एक बार किसी अंकल ने उसे ऑल्टर सेवर ड्रेस पहनाया और उसे बहुत अजीब लगा, तो उसने घर में आके उसने उस अंकल से बोला, अंकल ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने घर में आके बोला। तो हम इमीडिएटली मैंने जाके उस बंदे से बात करी कि मेरी बेटी खुद कर सकती है, तो आपकी मदद की जरूरत नहीं है। और मैं वही, मतलब मेरी बेटी को भी एक भरोसा होना चाहिए कि मैं अगर घर पे बोलूंगी तो उसका एक रिजल्ट अच्छा एक हाँ, मैं मेरी बेटी पे विश्वास करती हूँ कि उसको अजीब लगा तो अजीब लगा, फुल स्टॉप। उसमें कोई, मैं उसे बता नहीं, अंकल ने कुछ नहीं सोचा बेटा आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा।
अगर आपको अजीब लगा तो हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों के साथ वास्तविक चुनौतियां क्या क्या होती हैं जो हमें लगता है, जो ये हमें लगता है आप भी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे एक होता है बात ना मानना, ओके, झूठ बोलना और दोस्तों का प्रभाव। तो दोस्त बोलते हैं कि ये ऐसी चीजें करो या ऐसे बात करो, ऐसी गाली ऐसी शब्द यूज करो। तो ये सब वास्तविक चुनौतियां हैं, बट हम देखो अभी समय निकल रहा है इसलिए हम खत्म कर रहे हैं। बट कुछ चुनौतियां ऐसी हैं, हम चाहते थे कि आप भी शेयर करें। अगर कोई एक दो चुनौती आपको लगता हो, इसके अलावा कोई है जो आप बता सकते हो, आपको जो लगता है आपके बच्चों में जो बताना चाहते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में है हमारे पास जो हम लास्ट स्लाइड है ये, हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। तो पहला है ईश्वर और हमारा विश्वास। ईश्वर के बिना हम हमारे बच्चों को एक अच्छा शिक्षा नहीं दे पाएंगे, हैं, उनको अच्छे मूल्य नहीं दे पाएंगे। ओके, तो जो भी हो जाए भरोसा हमें भगवान पे ही करना पड़ेगा। हम कितना भी अच्छा तैयारी कर लें, अगर भगवान को हम साथ ना लेके, भगवान के साथ ना चले, तो कुछ भी करो वो अच्छा एक वो फल नहीं देगा हमें। हमें एक बात याद रखना चाहिए कि हाँ, कोई दुनिया में कोई भी परफेक्ट माता पिता नहीं। इवन संत जोसेफ और माता मरियम ने भी ईश्वर को 3 दिन के लिए खो दिया था ना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो वापस पवित्र मंदिर ही गए ईश्वर को ढूंढते हुए। उसी तरह हमें भी ये एक उम्मीद रखनी चाहिए कि हमसे भी बहुत सारी गलतियां होने वाली हैं, गलतियां हो चुकी हैं और होने भी वाली हैं। बट हम उम्मीद ना खोएं कि अगर हम भगवान के पास वापस जाएं, भगवान को समर्पित करें, हमारे इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी भगवान के हाथों में सौंपे, तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। दूसरा है अनुशासन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा मानना है कि हम बच्चों के मित्र से पहले उनके माता पिता हैं, और इस माता पिता का उत्तरदायित्व होने के नाते हम उनके साथ कई चीजों में हमें उनके साथ थोड़ा अनुशासन के साथ उनके साथ डील करना पड़ेगा। ओके, हमें अनुशासन रखना पड़ेगा। बच्चों को कहते हैं जब हम वो अनुशासन में पलते तो उनको ज्यादा सेफ महसूस होता है। ओके, अगर वो अनुशासन नहीं रहा, ओके, तो उनको वो एक क्या कहते हैं, उनको वो सेफ्टी वाली फीलिंग नहीं आती अंदर। ओके, तो अनुशासन, और हमारे घर में अनुशासन बोले तो कैसे, अनुशासन बोले तो समय पे सोना, समय पे उठना, सुबह उठना, ओके, और अपना काम खुद करना, जैसे कि बैग पैक करो, अगले दिन सुबह स्कूल जाना है, तो ऐसी चीजें हमें अनुशासन रखना चाहिए। फिर तुमने क्या तुम्हारा होमवर्क समय पे किया, ओके, फिर क्या तुमने जो तुमसे बोला गया घर पे, अपना प्लेट उठा के घर पे जाके किचन में रखो, या इवन साफ सफाई करके रखो। ऐसे अनुशासन हमें घर पे रखने पड़ेंगे। बिना अनुशासन के कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता है, ना ही कुछ अच्छा सीख सकता है या कर सकता है। वो सबके लिए लागू है, बच्चों पे खासा लागू होता है। ओके, साथ ही बड़े बुजुर्ग और मित्र, ये एक सबसे जैसे अभी ये सेशन भी जो है, अब आप सभी के साथ हम अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। उसी तरह आप एक दूसरे से भी बात करते होंगे, अपने साथियों से भी बात करते होंगे, अपने पेरेंट्स से भी बात करते होंगे, उन सबके माता पिता से भी बात करते होंगे। हम सब अपने जब अनुभव शेयर करते हैं तो उससे अब आपको हमारे अनुभवों से कुछ आइडियाज मिली होंगी। वैसे ही आप एक दूसरे से बात करते तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण और काफी हेल्पफुल है। हेल्पफुल है, मदद का। लास्ट है हमारे अनुभव। हमें हमारे जिंदगी के अनुभव हमारे बच्चों के साथ भी रखना है। लेकिन हमारे अनुभव बोले तो हमने कैसे कई चीजों में आगे बढ़े। जैसे हमारे बच्चे पूछते हैं कि पापा आप स्कूल कैसे जाते थे, ओके, तो हमें हमारा अनुभव आगे रखने पड़ेंगे। उनको ये बताने के लिए नहीं कि हम कितने बड़े थे, हमने कितनी कुर्बानियां सही हैं, बट उन्हें बताने के लिए हमने भी काफी चीजें महसूस करी है, हमारे भी काफी अनुभव हैं जो वो फायदा उठा सकते हैं। जैसे मैं जब स्कूल में थी तो मैं थोड़ी मोटी थी, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत चिढ़ाते थे। तो मेरे बेटे को भी स्कूल में थोड़ा चिढ़ाते हैं बच्चे, तो मैं अपने बेटे के साथ भी वो अपने अनुभव को शेयर करती हूँ कि हाँ, मुझे भी चिढ़ाते थे और वो बुरा लगता है, बट आप उसके ऊपर आप उससे पार निकल जाते हो, आगे चले जाते हो, तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो उनके साथ जब कुछ घटना होती है, जब हमसे पूछते हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि क्या हमारे साथ ये पहली बार हो रहा है या आपके साथ पहले हो चुका है। और अगर हम बोले हो चुका है
तो उनको फिर काफी सांत्वना मिलती है कि ठीक है, उतना भी उतनी भी बुरी बात हालत नहीं। हालत उतनी खराब नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, आखिरी में बस आई डोंट नो हमारे पास जितना समय है, बट कोई सवाल जवाब का हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई सवाल जवाब करना हो तो प्लीज, नहीं तो बस इतना ही है हमारे साथ। ओके, अगर किसी को कोई सवाल जवाब हो, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, प्लीज पूछ सकते हो। हेलो भैया, जय शु। जय यशु। भैया जैसे बच्चे बहुत चूजी होते हैं, इनको हाँ। खाना खाने के लिए कभी कुछ नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, तो इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन है? तो मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी है, उससे आधी से ज्यादा चीजें खाई नहीं जाती है। बट मैंने कहीं सुना था कि आप उसी चीज को बार बार बच्चे को देते रहिए। जैसे मेरी बेटी दाल के नाम पे रोती थी जब वो बच्ची थी, जब वो छोटी थी ना, बिल्कुल रो जाती थी। खिचड़ी तो एक बार मुझे याद है रो रो के खा रही थी, बट मैंने वो देना बंद ही नहीं किया। अभी भी वो कंप्लेन करती है, बट अभी भी उसके टिफिन में मैं दाल भेजती हूँ और अब वो खा के वापस आती है। तो आपको थोड़ा दृढ़ बनना पड़ेगा, अनुशासन लाना पड़ेगा। आपके- बच्चे हमारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हाँ, बेसिकली मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी कभी मेरा भी सर घूमने लगता है कि रोज मैं क्या झगड़ा करूं, और बीच बीच में आप उसे एक ब्रेक दीजिए, बट आप छोड़िए मत। अगर वो कोई चीज पसंद नहीं है, आप खा के दिखाइए। आपको जब चीज पसंद नहीं है, आप वो खा के दिखाइए। मुझे पपाया बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझसे खाया ही नहीं जाता, बट मैं बच्चों के सामने मैं खा के दिखाती हूँ कि हाँ मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैं खा रही हूँ। तो आप भी कोशिश करो, ट्राई करो। तो वो है हमने जो किया है, हमने वो किया है। तो आप भी मतलब दृढ़ रहिए। मैं इतना ही बोलूंगा, बच्चे अपना हमसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, बट हमें थोड़ा दृढ़ रहना पड़ेगा। भैया जय शु, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने शुरू में एक्टिविटी कराया था कि बचपन की कोई यादें, मतलब कोई लोग साइकिल चला रहे हैं, कुछ लोग गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। अभी वो खेल तो नहीं होता, अभी का जनरेशन चेंज है, अभी वो गेम नहीं होता, बच्चे को हम बाहर ज्यादा छोड़ते भी नहीं, जनरली ऐसा होता है। दूसरा चीज, और एक चीज दूसरा, आप बोले कि बच्चे से जब तक हम भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे, बच्चे हमसे उतना खुल के बात नहीं करेंगे। जेंट्स लोग के साथ, मम्मी लोग के साथ नहीं, बल्कि जेंट्स लोग के साथ जनरली ऐसा होता है कि एक तो काम करके आए, उसके बाद एकदम टायर्ड लगता है, तो उतना हम जुड़ नहीं पाते बच्चे लोगों के साथ, उतना बात नहीं, उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, या उनके साथ खेल नहीं पाते। तो मेल लोगों का ज्यादा बच्चों लोगों के साथ इमोशनली अटैचमेंट नहीं हो पाता है, बात नहीं कर पाते हैं। तो ये इन दो चीजों को कैसे हम मैनेज करें? दूसरा, वो बच्चे लोग अगर जब बाहर नहीं खेलते रहते हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, टीवी देखते रहते हैं। फिर हम लोग मोबाइल या तो मोबाइल भी देखते हैं, या फिर टीवी बैठ के कार्टून देखते रहते हैं। तो वो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम फील होता है हम उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, या हम उनके साथ उनके साथ उतना एनर्जी हम बांट नहीं पा रहे हैं, उनके एनर्जी मेल नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज कई जगहों पे हमारे साथ भी ऐसा होता है, उसको कैसे मैनेज करें? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोला मैं परफेक्ट हूँ। जैसे मैं भी जैसे आप हो, मैं भी वैसे एक पिता हूँ जो बाहर जाके आता हूँ तो थक जाता हूँ। तो मैंने क्या करा, जैसे मेरे बेटे को हमारे घर में टीवी नहीं दिया हमने, बट हमारे टीवी में हम यूट्यूब चला सकते हैं। तो मुझे पता है मेरे बेटे को वाइल्ड लाइफ बड़ा पसंद है। ओके, उसे ऐसे लेकिन जीव जंतु नेचर डॉक्यूमेंट्री पसंद है। तो मैंने भी अपने को जब घर पे आके जब मैं रिलैक्स करता हूँ तो मैं ऐसी चीजें चलाता हूँ जो उसको भी पसंद हो। तो इस तरह क्या होता है कि हम दोनों बैठ के एक ही चीज देख रहे हैं, तो उसमें हमारी बात होती है बैठे बैठे। जैसे अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं हाथियों के बारे में या शेरों के बारे में, तो उसके बीच में क्योंकि उसको इंटरेस्ट है, और मैं भी जब घर आ जाता हूँ तो जब एनर्जी नहीं होता हम भी उधर देख रहे हैं, बट इस बीच में बातें होती हैं। पूछता है कि पापा क्या ये भारत में भी ऐसी जंतु हैं, या लाइक ऐसी चीजें। तो हमें, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारी जो चीजें हैं, जैसे हम जो चीजें करते हैं, उन चीजों में हमें बच्चों को जो चीज अच्छी लगती है उन दोनों को मेल साथ लेके चलना पड़ेगा। बोले तो सामान्यताएं ढूंढनी पड़ेंगी, उनको क्या चीज अच्छी लगती है और हमें क्या अच्छी लगती है, और उनको हम कैसे साथ में करें। तो मैं ये करता हूँ, शाम को जब आता हूँ हमेशा तो आप बिल्कुल सही बोलो, मेरे में भी इतनी वो नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती है कि उनसे बैठ के बात करो और उनका क्या हुआ। बट जब खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो तब
हम बैठ के बात करते हैं। जैसे अगर जैसे मैं बस एक एग्जांपल बता रहा था, यूट्यूब जैसे हम ये वाइल्ड लाइफ वीडियो डाल दी हमने, उसको बड़ी पसंद है, या फिर उसको मशीनें देखने बड़ी पसंद है। तो जैसे बड़े बड़े ट्रक आ गए, तो मैं ऐसी वीडियो, क्योंकि मुझे भी पसंद है, तो जब हम दोनों बैठ के देखते हैं तो फिर वो उसमें मुझसे मतलब पूछता रहेगा ये कैसे है, ये कहाँ है। और इस तरह मैं मतलब उनसे, मतलब मेरे बच्चों से, मतलब मेरी बेटी को जैसे कि क्या पसंद है, वो उसको जैसे ड्रामा पसंद है। और ड्रामा बोले तो कोई छोटे छोटे मतलब कार्टून्स जो अच्छे वाले हैं, तो हाँ, तो मैं भी उनके साथ बैठ के वो देखता हूँ उस टाइम। मानता हूँ मुश्किल है, बट फिर उस टाइम पे जो कनेक्शन बनता है उनके साथ, वो है जो मेन कनेक्शन बनता है मेरा। मेरे पास भी इतना धैर्य नहीं है कि उनके साथ बैठ के 1 घंटा या आधा घंटा बैठ के बात करो, या रात को सोने से पहले। कभी कभार मैं रात को जब वो सोने जा रहे हैं तो उनके साथ बैठ जाता हूँ, बट मुझसे रोज नेहा रोज कर पाती है, मुझसे नहीं हो पाता। तो मैं क्या करता हूँ, जब हम ऐसी चीज देखें जहाँ पे उनको भी इंटरेस्ट हो, मुझे भी इंटरेस्ट हो, तो मैंने भी अपने कई इंटरेस्ट को वैसे कर दिया है कि हाँ, जैसे सिंपल आईपीएल, मेरे बच्चों को क्रिकेट देखने का बड़ा शौक है, तो मेरे को भी क्रिकेट देखने का बड़ा शौक है। उनको समझ नहीं आता कि कैसे रन बनते हैं, बट उनको लगता है अच्छा लगता है, तो वो मेरे साथ बैठते हैं, फिर वो पूछते हैं कैसे हो रहा है, तो फिर उन्हें बताता हूँ, तो उन्हें सिखा रहा हूँ उस टाइम भी कि इस तरह रन बनते हैं, इसको 6 बोलते हैं, इसको सुपर ओवर बोलते हैं। हाँ, तो जैसे और दूसरी बात, जैसे कि अगर मैं कहीं बाहर खेलने जा रहा हूँ तो कई बार उनको भी ले चलता हूँ। तो कई बार वो मेरे साथ चलते हैं, वो खेलते नहीं है, वो बैठे रहते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि पापा खेल रहे हैं। तो ऐसे मौके हमें ढूंढने पड़ेंगे, बाप होने के नाते, और हमारे पास समय कम होने के नाते हमें थोड़ा और मतलब क्या बोलते हैं ना, स्मार्ट बनना पड़ेगा इस चीज में। उनको क्या पसंद है और हमें उसकी तरह हिसाब से हमारा पसंद को भी ढालना पड़ेगा, और हमारे मन से हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार बोरिंग लगता है, बट बाद में हम उनसे जो कनेक्ट कर पाते हैं, ओके, तो वो एक अच्छी बात, मतलब उस तरह मैं इस तरह मैनेज करता हूँ। तो मुझे भी लगता है, मैंने भी नेहा को बोल रखा है कि ना, बच्चों को जब कुछ जरूरत होती है ना, सीधा माँ के पास भागते हैं। मैं सामने बैठा हूँ, बट वो मुझसे नहीं पूछेंगे जाके, माँ के पीछे, माँ बैठी होगी पीछे वाले कमरे में या बाहर होगी तो बाहर चले जाएंगे। बट एक चीज है, हाँ, जितना, क्योंकि उनके पास कई बार जब वो घर पे होती है, वो बाहर नौकरी नहीं करे तो उनका समय ज्यादा है, तो हमें ऐसे मौके ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे वो भी इंटरेस्टेड हो, हम भी इंटरेस्टेड हो, तो हम शायद थोड़ा कनेक्ट बना सके। बट ये पूरा सोल्यूशन नहीं है, पहले बता रहा हूँ। हमें एक्चुअली में समय का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हमें उनका समय व्यतीत करना होता है, बट ट्राई करो जितना आप उनके हिसाब से अपने आप को डाल सको। तो मैं तो कभी भी बोलता हूँ, हमने हमारे घर में टीवी रखा नहीं है, पहली बात है, इसलिए नहीं रखा क्योंकि टीवी रख लेते फिर उन्हें कभी हमारी जरूरत नहीं रहती। केबल नहीं है। हमारे टीवी में हम यूट्यूब चलाते तो वो जो हम चाहते हैं वही चलाते हैं। तो बच्चों को भी फिर वो इंटरेस्ट रहता है कि हम क्या देख रहे हैं, उससे वो भी मेल खाएं। फिर टाइम रेस्ट्रिक्टेड रहता है, हम टाइम फिक्स कर पाते हैं, तो और फिर ऑफ हो जाता है, मतलब ऑफ तो कर, अगर हम ऑफ करने को बोले ऑफ कर देते हैं, बट हम टाइम फिक्स रखते हैं। ये इस तरह मैं मैनेज करता हूँ भाई। और कोई? ओके, थैंक यू भैया। हेलो भैया। हाँ, मेरा लड़का 4.5 साल के आसपास का है, और एज सच हाईली एक्टिव, सारी चीजें फोकस्ड रहता है, बट उसके इंटरेस्ट पे रहता है। एज सच वो इग्नोर नहीं करता है, बट जब वो गुस्सा करता है तो ऐसा लगता है कि बहुत गुस्सा कर रहा है। ऐसा किसी को मारता नहीं है, बट वो चिल्लाता बहुत है, दिखाता है, एग्रेशन है उस पे। तो मतलब टाइम ठीक ठाक मैं दे पाता हूँ उसको, जब भी अगर मैं ऑफिस से आऊँ या जब भी, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना गुस्सा उसके लिए सुटेबल नहीं है। तो मैं उसको समझाना चाहता हूँ कि वो गुस्सा इतना अच्छा नहीं है। तो अब वो 4.5 साल का है, मुझे पता है कि वो उसके लिए बाद में हानिकारक हो सकता है, ये मुझे दिखता है। तो अभी अगर मैं बिल्ड बाय बिल्ड अगर मैं उसको धीरे धीरे डेवलप करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ कि ये ठीक नहीं है? देखो, जब बच्चे नेचुरली टेस्ट करते हैं हमें कि हाँ, वो गुस्सा दिखाएंगे तो क्या हम उनकी चीजें दे रहे हैं उन्हें, ठीक है। जैसे वो हट कर रहे हैं कि हाँ मुझे चाहिए, नहीं तो मैं ऐसा है। हमें उन टाइम पे एक चीज है जो बचपन से हम उन्हें दे सकते हैं कि जितनी ज्यादा तुम हट करोगे उतनी देरी से चीजें मिलेंगी। और इस चीज में हमें थोड़ा और मतलब स्ट्रांग होना पड़ेगा मेंटली, क्योंकि कई बार वो बच्चे रोते हैं, बट बच्चे भी मैनिपुलेट करते हैं माँ बाप को। आप समझ रहे हो? तो जैसे हमारे बच्चों में अगर वो जितना रोते हैं, किसी चीज से ज्यादा हट करते हैं, तो उनको पता है कि वो चीज तो हम उनको उतनी देरी से ही देंगे, शायद देंगे ही नहीं। वो बचपन से ही वो है। ओके, तो हट करना वो उनका स्वभाव है और वो बच्चे करते हैं। बट उस टाइम पे अगर वो हट कर रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं बच्चे, क्या करते हैं, बड़े चालू चतुर हैं। ये क्या करेंगे, शायद घर पे नहीं करेंगे, जब 2 लोग होंगे तब करेंगे। ओके, जैसे चर्च में चले गए, हम चर्च में करेंगे, तो हम बोलते ठीक है तुम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम हमें कितना भी दूसरों के सामने चीखो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये चीजें नहीं मिलेंगी। और जब ये बच्चों को धीरे धीरे जब उनको पता चलता है कि उनकी हट से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तब वो दूसरी तरीके से काम करना शुरू करते हैं। बट इसमें टाइम लगता है और हर बच्चे का एक अलग टाइम होता है इस चीज में आने का। बट हम जैसे माता पिता होने के नाते हमें ये हमारे मन में होना चाहिए, जितनी हट ये करते हैं, अगर हम उस हट के जब ये जिद करते हैं, अगर हम जल्दी से जो जिस चीज के जिद करें वो दे दें, तो हमें उस समय के लिए तो हमने इनको चुप करा दिया, बट जिंदगी भर के लिए ये वो एक स्वभाव को हमेशा अपनी जिंदगी में रखेंगे। इनको लगेगा हर चीज में जिद पकड़ेंगे या इस तरह अपने आप को मतलब दूसरों के सामने बिहेव करेंगे तो उनको चीजें मिल जाएंगी, वो बिल्कुल नहीं होता। जितना तुम अगर हट कर रहे हो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। और वो ऐसा नहीं कि हम उन्हें डांट रहे हैं, हम बस शांति से बोलते हैं बेटा तुम ऐसे कर रहे हो इसलिए हम नहीं दे सकते। और उसके बाद वो थोड़ी देर करेंगे, चीजें फेंकेंगे, हो चुका है। बट फेंको, कोई दिक्कत नहीं, जितना तुम करोगे उतनी देर से चीज मिलेगी। बट ये बच्चों को 4 साल का बच्चा तो छोटा है, बट फिर भी आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा आपको, बिकॉज बच्चे हैं ना, तो हमारा नहीं, हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। और कुछ, और किसी को कोई और? भैया, जयश्री भैया, भैया बच्चों को मोबाइल फोन किस एज में देना सही होता है? जैसे कि अभी जैसे टीन एज में पहुंचते हैं बच्चे ना, तो उनका कहना है कि मेरे सारे दोस्तों के पास फोन है, बस आप नहीं देते हो, तो किस एज में देना सही होता है? ठीक है, हमारे घर में क्या होता है मैं ये बता सकता हूँ। हमारे घर में तो हमने दिया ही नहीं है फोन बच्चों को। और बच्चों के पास जो फोन है, मतलब जैसे उनके स्कूल के बच्चों से बात करते हैं, वो उनकी माँ से, नेहा के फोन से बात करते हैं। हमने ये चीज देखी थी बचपन में, जब ये बच्चे छोटे थे, मुझे याद है हम जब रोना करते हम तो फोन में कार्टून चला देते थे, तो फिर हमें लगा कि इनकी ये उससे मतलब एडिक्ट हो रहे हैं। तो हमने फिर एक निर्णय लिया कि हम इन्हें फोन नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। और तभी हमने बोला ना, टीवी में हम यूट्यूब हम लगा के देते हैं, हमने इनको टीवी भी नहीं दिया। और अगर इनको इनके फ्रेंड से व्हाट्सएप में बात करनी है, इनका एक ग्रुप है एक्चुअली, नेहा के फोन में मेरी बेटी का एक ग्रुप है, तीन लड़कियों का ग्रुप है, बट उनकी माँ के फोन में। और इनको ये पता है कि ये जो टाइम है मम्मी के थ्रू ही पता चलेगा, और उनको पर्सनल कोई फोन नहीं है। फिलहाल तो हमने उनको कोई डिवाइस नहीं दिया पर्सनली, क्योंकि वो सही भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये फोन बहुत ऐसी चीजें उनको दे सकती है जो इस उम्र में उनको जरूरत नहीं है। तो हमने तो नहीं दिया है, और हम चाहते भी हैं कि एटलीस्ट जब तक ये एटलीस्ट 14 साल से ऊपर के ना हो जाए, 14-15 से ऊपर के ना हो जाए, ना दें। और इनको जरूरत हो तो माँ या बाप के पास फोन है, नहीं तो अगर हमारे पास आए और हमसे फोन से बात कर ले। इनको किसी को कॉल करो, हमारे फोन से बात करो, क्योंकि मोबाइल फोन अभी ये बहुत जल्दी हम इनको जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। फोन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो जैसे मैं एक बात कर रहा था, हमारे एक फ्रेंड है, उनके बेटे को उन्होंने फोन दिया था या लैपटॉप दे रखा था। तो वो बच्चा अभी मेरे ख्याल से अभी 12 या 13 साल का होगा। तो उसके हिस्ट्री में गए उन्होंने, तो उसके हिस्ट्री में देखा तो लड़का ऐसी वीडियो देख रहा था जो उसकी उम्र के लिए सही नहीं है। और ये इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई सुपरविजन नहीं था, उसको कोई देख नहीं रहा था कि वो क्या कर रहा है। ये डिजिटल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया या पैड हो गया। तो ये हमारी मान्यता है कि बच्चों को 12 साल तक तो बिल्कुल जरूरत नहीं है फोन की। अगर चाहिए भी है, कोई स्कूल का काम है, स्कूल का प्रोजेक्ट है, तो मम्मी या पापा के फोन के थ्रू, या किसी बड़े बुजुर्ग जो घर पे हैं, जैसे अगर घर में दादा दादी हो या मौसा हो या मामा हो, उनके फोन के थ्रू और उनके निगरानी में ही यूज करें। और मैं तो बोलूंगा माता पिता के फोन से यूज करें, दूसरों के फोन से भी ना करें। ये मेरी मान्यता है। आपको दिक्कत होगी, मुश्किल लगेगा, बच्चे थोड़ा जिद करेंगे, बट अगर उन्हें पता चले कि जिद करने पे भी नहीं मिलेगा तो वो छोड़ देते हैं। ढल जाएंगे। हाँ, वो ढल जाते हैं। वो ढल जाएंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। तो थैंक यू भैया एंड भाभी फॉर दिस इस बहुत ही अच्छे सेशन के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया, बताया कि किस तरीके से हमें खास तौर से इस पर्टिकुलर एज के बच्चों को हमें देखभाल करनी है, उनका पालन पोषण करना है। तो थैंक यू भैया। किस तरीके से हम उसको, थॉमसन भैया आपने कुछ बोलना है, आपने हाथ रेज किया? नहीं, मैं बोलूं धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। नहीं, मैं प्रेस गॉड बोल रहा था, हाथ दिखाया, कुछ बोलना नहीं। अच्छा, हाँ, सो
किस तरीके से हमें इन आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्हें तैयार करना है। सो थैंक यू भैया एंड थैंक यू भाभी। तो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ में हम अपने इस प्रोग्राम को, अपने इस सेशन को आज के समाप्त करते हैं। तो हे सशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सेशन के लिए प्रभु, जो आपने हमें इस समय में प्रदान किया कि हम किस प्रकार से अपने बच्चों का जो आपके वरदान है हमारे जीवन में, आपके द्वारा दिए हुए वरदानों को हमें कैसे संभालना है, उनका हमें पालन पोषण कैसे करना है। इसके लिए प्रभु आपने हमें इस सेशन के माध्यम से समझाया है, बताया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे आज के सेशन के रिसोर्सेज के लिए, भैया और भाभी के लिए। प्रभु आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनको संचालित किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। उनको के जीवन में, उनके सभी कार्यों में आप उनको आशीष दीजिए, उनके परिवार को अपने प्रेम में और अपने ज्ञान में अधिक से अधिक बढ़ने में सहायता मदद कीजिए। साथ ही साथ आज सभी जुड़े हुए परिवारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप उनको अपने परिवारों का संरक्षण करने में, उनको परिवारों का पालन पोषण करने में सहायता मदद करें। माँ मरियम, हम आपकी मध्यस्थता मांगते हैं, हम सभी के लिए निरंतर मध्यस्थता करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप कार्यों में और धन्य आपके गर्भ का। परमेश्वर प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। यीशु, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय यीशु। राजा